वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। दोस्तों, आज हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जाता है, यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण किया जाता है? मानव के द्वारा, जीवधारी द्वारा, विकल्प पहला व दूसरा यानी कि मानव और जीवधारी दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है विकल्प पहला व दूसरा यानी कि विकल्प तीसरा, यानी कि मानव और जीवधारी दोनों द्वारा एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जाता है। देखिए, इस ग्रह यानी कि पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक जो कि इंसानों की चिपक जाती है, दोस्तों आपने देखी भी होगी खेतों में काफ़ी बार। तो जोंक से लेकर बट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी के साथ मनुष्य निवास करता है। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। आप लोगों ने देखा भी होगा अपने चारों ओर। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं सबके सब मिल करके, जिसका हम मानव एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर हम लोग निर्भर हैं। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यानी कि सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से ही संचालित होता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न, भारत में विश्व की सारी जैव विविधता, दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न को, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों का कितने प्रतिशत उपजातियां पाई जाती हैं? यानी पूरे विश्व में जितनी भी सेल जो सारी जो उपजातियां हैं, जैव उपजातियां हैं, उसकी कितने प्रतिशत उपजातियां, जैव उपजातियां भारत में पाई जाती है? 10%, 8%, 18% या 28%? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे भारत में पूरे विश्व की सारी जैव उपजातियों में से 8% उपजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% हमारे भारत में पाया जाता है। और अगर संख्या में काउंट करने की कोशिश करें तो लगभग 16 लाख जैव उपजातियां भारत में पाई जाती हैं। और दोस्तों, ये जो डाटा है ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। दोस्तों, विविध प्रकार के वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते हैं। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी जो असंवेदना है उसके कारण पिछले कुछ समय से संसाधनों पर भारी दबाव भी पड़ा है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दशकों में राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की गई है? विकल्प पहला 1960 और 1970 के दशकों में, विकल्प दूसरा 1940 और 1950 के दशकों में, विकल्प तीसरा 1970 और 1980 के दशकों में, विकल्प चौथा 1990 और 2000 के दशकों में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का पहले मैं आपको उत्तर बताता हूं। दोस्तों, 1960 और 1970 के दशकों में राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की गई है। देखिए, संरक्षण जो होता है यानी कि किसी को प्रोटेक्ट करना, संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन में काम आने वाले संसाधन जैसे कि आपका जल हुआ, वायु, मृदा यूज करने के लिए उपलब्ध रहते हैं अगर हम चीज़ों का संरक्षण करेंगे तो। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स, जैसे जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक विभिन्नता को संरक्षित करता है। दोस्तों, जब तक हम इन सारी चीज़ों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में ये हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। इसीलिए दोस्तों 1960 1970 के दशकों में राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की गई थी। देखिए प्रश्न नंबर चौथा,
भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1952 में, 1962 में, 1972, 1982। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हमारा विकल्प तीसरा सही है। अब देखिए क्यों सही है ये और बता देता हूँ मैं आपको। इसके संदर्भ में मैंने यहाँ आपकी पीछे पूरी व्याख्या लगाई है समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास यानी कि उनके जो रहने के जगह थे उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई, यानी कि वो जातियां दोस्तों जिनको रक्षा की आवश्यकता थी। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर प्रतिबंधन लगाया गया। वन्य जीवों के आवास थे उसको कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया। ओके दोस्तों, इसके पश्चात दोस्तों हमारी केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। यानी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आप भारत में देखते हैं और पशु विहार देखते हैं वो 1972 में लागू किए गए प्रावधानों के बाद ही स्थापित हुए हैं। दोस्तों कुछ पशु विहार और कुछ राष्ट्रीय उद्यान राजाशाही जमाने से यानी कि रियासत काल से भी बने हुए थे। देखिए, केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में जो पड़े हुए थे वन थे और उनके प्राणी थे उनको रक्षा प्रदान करना था। दोस्तों जैसे कि बाघ है और एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण तथा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल जो कि राजस्थान में चंबल में ही पाए जाते हैं दोस्तों। और घड़ियाल एक ऐसी प्रजाति है दोस्तों, पूरे मगरमच्छों की ऐसी प्रजाति है जो पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। तो ये काफ़ी विरली प्रजाति है, इसका संरक्षण होना अत्यंत आवश्यकता। और एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसी का परिणाम था दोस्तों, इनके संरक्षण प्रारंभ होने से पहले ही 1952 में भारत में चीता जो कि बिल्ली प्रजाति का जीव है, यानी कि शेर जो हैं सारे शेर बघेरे चीते जो सब बिल्ली प्रजाति के ही जीव हैं, तो चीता भारत से प्राय लुप्त हो गया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने चीता प्रोजेक्ट चालू किया इंडिया में और कूनो नेशनल पार्क में चीतों को ला करके बसाया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे भारत में कुछ समय पहले हाथी, काला हिरण और आपका चिंकारा जो कि हिरण जैसा ही होता है, एक छोटा जीव होता है, और भारतीय गोंडावन जो राजस्थान में पाया जाता है, और हिम तेंदुआ हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया था। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि क्यों आवश्यकता थी किसकी, वन्य जीवन रक्षण अधिनियम की जो 1972 में लागू हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1963 में, 1983 में, 1973 में, 1993 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका विकल्प तीसरा यानी कि 1973। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, अगर आप डेट नोट करना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं 1 अप्रैल और आपका 1973 में। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। यह भारत सरकार द्वारा बाघों की आबादी को संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक परियोजना है और इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या ये राजस्थान में स्थित है और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, या उत्तराखंड में स्थित है और लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, या आप कह सकते हैं कि ये केरल में स्थित है और हाथियों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैं आपको पहले इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, वो हमारा असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों देखिए, यह एक विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया की 2/3 एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा सुन लीजिए, जो दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी विशाल घास के मैदानों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यह बाघ, हाथी, जंगली भैंसे और अनगिनत पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। देखिए 1947 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। लिख लेना 1974 में, 47 नहीं 1974 में
1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके बाद 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। देखिए दोबारा बता देता हूँ, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाघ परियोजना और हाथी जो है उनके बारे में बता देता हूँ। बाघ परियोजना जो है वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। देखिए 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घट करके कितनी रह गई, 1,827। यानी कि एक काफ़ी गिरावट थी। बाघों की संख्या जब 55,000 हुआ करती थी वो 1,827 ही रह गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोस्तों उनका शिकार होने लगा, विदेशों में उनकी हड्डियों को बेचा जाने लगा, उनकी खालों को बेचा जाने लगा, इस कारण ऐसा हुआ। देखिए आगे देखते हैं। देखिए बाघों को मारकर उनके व्यापार करने के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि में बाघों की घटती संख्या ये मुख्य कारण थे। और दोस्तों बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों के रूप में प्रयोग के कारण ये जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि दोस्तों हमारा देश भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाता है। यानी कि जो भारत और नेपाल है दुनिया के 2/3 बाघ जो है, बाघ जो शेर की प्रजाति है, बाघों को आवास यानी कि रहने योग्य जगह उपलब्ध करवाता है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं था दोस्तों, अपितु इसके उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना था। यानी इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण जीव जो कि शिकारी जीव था, जो इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण था, उस जैव जाति का संरक्षण भी करना था। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, अच्छा प्रश्न है, एक साथ काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। भारत में बाघ संरक्षण योजना के उद्यान और राज्यों का सही मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बता देता हूँ आपका, यहाँ घा यानी उत्तराखंड में स्थित है। देखिए यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। स्थापना 1936 में हुई थी और यह क्या है, लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अब देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिमी बंगाल में स्थित है यानी कि घा। देखिए यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव जंगल का हिस्सा है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। अब बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और दोस्तों यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, खासकर बाघों के लिए। यह भाई का किला नाम से भी जाना जाता है। किसका किला? भाई का किला यानी कि ब्रदर। आगे देखिए सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, यह आपका राजस्थान में स्थित है और इसे बाघों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघों का अजायब घर। अब देखिए मानस बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और अगर बात करें हम पेरियार बाघ रिजर्व की, पेरियार बाघ रिजर्व आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में स्थित है, 1982 में स्थापित किया गया था और खासकर हाथियों और रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी के लिए जाना जाता है। दोस्तों जितने भी यहाँ पर मैंने उद्यान और रिजर्व बताए हैं ये सभी भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए कूट कौन सा सही है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो पहले का आपका था डा, तो डा यानी कि सी यहाँ पर आपका जो कूट दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अधिनियम के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों एवं ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है? वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986, वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीव अधिनियम 2006, वन्य जीव अधिनियम 2022। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपका पहला विकल्प सही है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत आपकी सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों, ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है।
देखिए दोस्तों, आजकल संरक्षण परियोजना जैसे जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। वर्तमान में वन्यजीव अधिनियम जो 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों को, पतंगों को, भृगों को और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। और दोस्तों 1991 में एक इम्पोर्टेंट सन है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। कौन सी दोस्तों? 1991। तो दोस्तों 1991 में पौधों की 6 जातियां एक बार इस सूची में, पहली बार जो था इस सूची में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची के अंतर्गत रखी गई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए, वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का है? आरक्षित वनों का, रक्षित वनों का, अवर्गीकृत वनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वन विभाग के अनुसार 1/3 हिस्सा जो है वो रक्षित वनों का है हमारे भारत देश में, यानी कि विकल्प दूसरा सही है। देखिए, अब मैंने इसको और ब्रीफ करने के लिए पीछे कुछ दिया है। देखिए भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, या वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, या अन्य विभागों के जरिए सरकार उनका प्रबंधन करती है। इसलिए दोस्तों ने 3 भागों में बांटा गया। पहले आरक्षित वन। दोस्तों देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र है वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वन है उनको सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। और रक्षित वन जो हमारे देश में 1/3 से ज़्यादा भाग में फैले हुए हैं, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अब दोस्तों अवर्गीकृत वन। देखिए, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं वो अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का कुल क्षेत्र वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 50%, 80%, 75% और 65%। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र का, देखिए स्थायी वनों का, किसका पूछ रहा है? स्थायी वनों का। तो मैं स्थायी वनों का ही बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 75% है। देखिए, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। देखिए, पहले तो समझिए स्थायी वनों में क्या क्या आता है। स्थायी वनों में आरक्षित और रक्षित वन दोनों होते हैं, वो स्थायी वन कहलाते हैं। कौन कौन से? आरक्षित और रक्षित वन ये स्थायी वन क्षेत्र होते हैं। इनका रख रखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है दोस्तों। देखिए, भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पहली है? 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में, 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में, 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में, 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में। पहले इस प्रश्न का उत्तर देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो सेंचुरी है ये 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है और उसके आने की संभावना क्यों है वो देखिए, इस सेंचुरी पर किसी सरकार का, यानी कि भारत की सरकार का कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं है। तो फिर कैसे ये सेंचुरी बनी वो बताता हूँ। देखिए, कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीवन आवासों की रक्षा करते हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करते। उसी क्रम में राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाक ऑफ सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं और जहां पर शिकार करना पूरी तरह वर्जित है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को ये लोग बचाते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में एक बाघ रिजर्व केंद्र है सरिस्का, जो कि अलवर में है। तो राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत भी हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्यों इस प्रश्न की महत्ता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा करती हैं? महुआ की, कदम्ब की, बरगद की, पीपल की, इमली और आम की, खीरड़ी की। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है महुआ और कदम्ब की।
ओके दोस्तों, अब देखिए बरगद और पीपल की पूजा हमारे भारत देश में काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में और काफ़ी जगहों पर की जाती है। पीपल काफ़ी पूजनीय पेड़ है, बरगद भी काफ़ी पूजनीय पेड़ है। और देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आपकी इमली और आम की भी पूजा की जाती है, ये बता देता हूँ। देखिए उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ जो हैं शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। और हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं दोस्तों जो पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बरगद और पीपल को पवित्र माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 13वां। देखिए वन्य जीव संरक्षण वैष्णोई समाज भारत के किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी लोगों को देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपने सलमान खान का केस और आपने वैष्णोई जो है गैंगस्टर उसके बारे में सुना होगा। तो देखिए वो इसी समाज से संबंधित है। वैष्णोई समाज से सलमान खान ने कारा हिरन का शिकार किया था, उसी संदर्भ में दोस्तों वैष्णोई समाज जो है वो वन्य जीव संरक्षण का कार्य करता है। तो दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो वो है राज्य आपका राजस्थान। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। राजस्थान में बिश्नोई जाति के जो गांवों के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगार, मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं। वहाँ के समुदायों का ये अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि जनजाति उनकी रक्षा करती है। और देखिए प्रश्न नंबर 14वां। चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका विकल्प दूसरा सही है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में, कौन से दशक में लिख लेना दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में भारत में शुरू हुआ और अहिंसक पर्यावरण आंदोलन था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक इकाई के लिए निर्धारित पेड़ों को बचाना था। क्या था जिसका उद्देश्य? वाणिज्यिक कटाई, यानी कि कॉमर्शियल रूप से जो पेड़ों की कटाई की जा रही थी उसको बचाने का इनका उद्देश्य था चिपको आंदोलन का। ये आंदोलन दोस्तों 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ और जल्दी पूरे हिमालयी क्षेत्र में फैल गया। और दोस्तों आंदोलनकारियों में खासकर महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया, इसलिए इसे चिपको आंदोलन या चिपकने के रूप में जाना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15वां, इम्पोर्टेंट प्रश्न। रासायनिक उर्वरकों यानी कि जो केमिकल युक्त खाद खेतों में डाली जाती है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। यह हमें निम्नलिखित में से किन आंदोलनों से पता चला? बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य, और विकल्प पहला व दूसरा, ना तो विकल्प पहला ना दूसरा। तो दोस्तों ये बात हमें बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य दोनों से पता चली है। अब दोस्तों बता देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। बीज बचाओ आंदोलन दोस्तों, टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन एक पर्यावरण सक्रियता आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक बीजों की विलुप्त होती हुई प्रजाति को बचाना और व्यावसायिक खेती के लिए कुछ खास तरीके के बीजों के उपयोग को रोकना था, जिससे बीमारियां ना फैलें और रसायनों का खेतों में अत्यधिक प्रयोग ना किया जाए। अब नवधान्य क्या है ये बता देता हूँ। डॉक्टर वंदना शिव द्वारा स्थापित एक संगठन है जो जैव विविधता और उसके संरक्षण, जैविक खेती और किसानों के अधिकारों पर केंद्रित है। दोनों ही पारंपरिक बीजों के महत्व पर जोर देते हैं। बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य, ये दोनों ही पारंपरिक बीजों के महत्व पर जोर देते हैं और रासायनिक खेती का विरोध करते हैं। प्रश्न नंबर 16वां और आज का अंतिम प्रश्न। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, 1988, सन 2000, 2024। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। अब ये है क्या है? देखिए भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। देखिए
वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन जो क्षरित वन थे, क्षरित वनों के बचाव के लिए ये कार्य करता है। कौन करता है? संयुक्त वन प्रबंधन। किसके अधीन काम करता है? वन विभाग के अधीन। और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।